करते हैं साइंस की बेसिक चीज़ें पढ़ने जो हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, हम उसको कैसे पढ़ते हैं। देखिए, सबसे बेसिक चीज़ सेल बायोलॉजी होती क्या है। ठीक, तो हम जो सेल बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि सेल बायोलॉजी क्या है। तो इस टॉपिक में क्या होता है कि हम इसमें सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या इसमें कंटेंट क्या है, जैसे हम कौन से कंटेंट मेजर कंटेंट उठाएंगे। व्हाट इज सेल, मीनिंग ऑफ सेल, ऑर्गेन स्ट्रक्चर, मतलब क्या सेल होता है, उसके ऑर्गेन क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। फिर हम कंपैरिजन करेंगे प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और सेल ऑर्गेनेलिज में। ठीक है, ये हम टोटल कवर करने की प्रैक्टिस करेंगे इसमें। उसके बाद डियर ना, आप यहाँ देखोगे आप, तो हम क्या करेंगे, टाइम लाइन अ ब्रीफ, तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर चीज़ें कैसी क्या हुई। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे तो जैसे कि जो हमारे सेल था, ठीक है, उसका डिस्कवर किसने किया, तो 1665 में सेल को दिया गया रॉबर्ट हुड के ज़रिए। उन्होंने इसको डिस्कवर किया और इस नाम को दिया, सेल नाम को। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी सेल न्यूक्लियस को डिस्कवर किया 1831 में। उसके बाद स्केलियन और स्क्वेन जो थे, सेल थ्योरी को उन्होंने दिया प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों में। ठीक है ना, फिर जॉर्ज मेंडल की हम बात करें तो जॉर्ज मेंडल ने क्या किया इन 1860s। इन्होंने क्या किया मेंडल जी ने, तो हमें इन्होंने जेनेटिक्स दिया। जेनेटिक्स का इन्होंने क्या किया, फाउंडेशन किया ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो 1940 में इसको ऑब्जर्व देखा गया और मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप, कंपाउंड, ये सब। ठीक है, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप, तो ये क्या है, ये सब इन सब चीज़ों में कॉम्प्लेक्स कैसे स्ट्रक्चर, कैसे ऑर्गेनेलिज हैं, क्या होता है माइक्रोस्कोप से, तो हम देखते हैं जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, उनको ब्रीफ वे में हम देखते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम ऊपर देखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा कि हम इसके बाद ये देखेंगे, लाइक देखिए आप देखेंगे सेल क्या है। ठीक है, तो सेल क्या होता है, सेल एक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है। ओके, ये एक फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो सेल से बने होते हैं। सेल जो हमारा होता है ये एक प्री एग्जिस्टिंग, मतलब एक स्टार्टिंग फॉर्म है। उसके बाद कितने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो अब बेसिकली अब देखो तो दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो होता है सिंगल सेल होता है, मल्टी मतलब नाम से पता चल रहा है बहुत सारे सेल्स का। अब जैसे कि यूनिसेलुलर एग्जाम्पल आप अमीबा पाओगे, और मल्टी सेलुलर में क्या है आपके, ये प्लांट, फंगी, एनिमल्स, ये सब हैं। ओके, देन उसके बाद आप देखो तो फिर आप देखोगे टाइप्स ऑफ सेल्स, तो सेल्स के कितनी टाइप्स हैं, सेल्स कितने टाइप्स हैं, तो ये देखो आप, तो जो सेल्स होता है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का ऑर्गेनिजम्स है, उसके बेस पे हम सेल्स के टाइप पता चलते हैं। सेल्स के जो सेल जो है चेंज होता रहता है, अपने शेप को वो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म एंड देयर फंक्शंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो हम WBC को उठाते हैं, वाइट ब्लड सेल, और अमीबा के सेल्स को शेप उठाते हैं, तो वो क्या है, वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जिस तरह का ऑर्गेनिज्म, जिस तरह की बॉडी फंक्शन होती है और जिस तरह की चीज़ें होती हैं उस तरह के सेल्स होती हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम ऑर्गेनेलिज को उठाते हैं, तो ऑर्गेनेलिज में हम देखेंगे कि मेजरली आप देखोगे तो ऑर्गेनेलिज में क्या देखोगे, सी, ये जो है आपका असल कंटेन स्पेसिफिक कंपाउंड विच आर कॉल्ड ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेलिज होता क्या है, तो अगर किसी सेल का स्पेसिफिक कंपाउंड हमको, जैसे कोई चीज़ पता है कि हाँ ये किस तरह से है, जैसे कि ह्यूमन को हम लेते हैं तो उसका ऑर्गन, उसका फंक्शन किस तरह का सिमिलर टू उसके सेल से होगा, तो वो ऑर्गेनेलिज है। ऑर्गेनिज मतलब ऑर्गन आप ले सकते हो, राइट। ठीक है, ईच ऑर्गेनेलिज इज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एज मेक न्यू सेल्स और क्लियरिंग द वेस्ट ऑफ सेल्स। ना ऑर्गेनेलिज, इसमें क्या होता है कि जितनी भी सेल्स होती हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सेल्स के बेस पे परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एक सेल में काफ़ी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं, उसमें आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, सपोज आपका ये एक सेल है। ठीक है, मैं बताती हूँ ये आपका एक सेल है, सपोज ये आपका एक कोई सेल है। अब इसमें क्या है, यहीं पे गोल्गी अपेरेचस है, यहीं पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, यहीं पे आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, यहीं पे आपका न्यूक्लियस और डीएनए न्यूक्लियस है।
फिर आपको यहीं पे लाइसोसोम्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब क्या हैं, ये सब मतलब एक ऑर्गेनिज्म में इतनी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ऑर्गन एक बड़ी बात होगी, और फिर सेल जो है उसमें इतनी सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है, गॉट इट। देन इसके बाद हम चलते हैं, ईच ऑर्गेनिज परफॉर्म द सेल फंक्शन ड्यू टू मेन फंक्शन और न्यू वेस्ट ऑफ द सेल्स। कहने का ये भी मतलब है कि जैसे कि अगर हम ये वेस्ट ऑफ सेल्स कैसे हो रहे हैं, लाइक लाइसोसोम का आप एग्जांपल लीजिए, तो वहाँ पे आप क्या देखेंगे, आप वहाँ पे ये पाओगे कि क्या होता है कि जितनी मतलब जितना सेल्स वर्क कर रही हैं, ठीक है, और अनवांटेड सेल्स को वो क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, जो सेल्स मतलब बेकार करने वाली होती हैं, जो ऑर्गन्स बेकार करने वाले होते हैं सेल्स को, या फिर अब उसको पता चल जाता है कि हाँ अब ऑर्गन बेकार होगा, राइट, तो उसको क्या करता है, वो उसको एक्सपेल आउट कर देता है, इरेडिकेट कर देता है। और फिर क्या होता है, इरेडिकेट करने के बाद वो सेल सेफ जोन में चला जाता है, अदरवाइज इट विल बी डेड नाउ। ओके, देन उसके बाद आप देखो कि ऑर्गेनिज अलाउ टू परफॉर्म द सेवरल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ इन ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनिजम्स को करने में परफॉर्म करती हैं। ठीक, नाउ उसके बाद आपका है कंपोनेंट ऑफ सेल्स। तो सेल्स के और इसके स्ट्रक्चर और कंपोनेंट कितनी हैं, तो आप मेजरली देखो, फीचर में देखो, ये तीन इसके फीचर हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये जैसे सेल है तो इट इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द सेल। ठीक, न्यूक्लियस इज द सेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ द सेल, एंड साइटोप्लाज्म विच इज फिल्ड बिहाइंड द सेल्स। ओके, बिहाइंड द न्यूक्लियस, सॉरी। तो मतलब क्या है कि वो जो पूरे सेल्स में जो भरा हुआ है वही साइटोप्लाज्म है, लाइक ओके। उसके बाद नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ वी डीपली स्टडी अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, इट इज़ like an envelope which cover the whole cell. Thus a cell gets separated from the external environment because it is a plasma membrane। कहने का ये मतलब है, हमने बताया कि जैसे वो क्या होता है, ये आउटर पूरे एरिया है ये, ठीक है, ये तो ये क्या करता है, पूरे सेल को कवर करने का काम करता है, जिसकी वजह से जिस सेल है बाहर के इन्वायरमेंट से इफेक्टेड ना हो और वो टूटे ना, राइट। उसके बाद क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइडेड विच मटेरियल विल इंटर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक तरह से निश्चित करता है कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाना चाहिए, कौन सा मटेरियल सेल के अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम और बोल सकते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलें तो हम देखते हैं क्या कि हम देखेंगे मूवमेंट इन द सेल। सेल के अंदर मूवमेंट कैसा हो रहा है, वो कैसे मूव कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। तो बेसिकली सेल अगर हम देखें तो हम सेल उस तरह से मूव करता है कि जैसे इसमें कितना लिक्विड है, कितना ऑक्सीजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड, ये उस पर भी बेस पे डिपेंड करता है, उसके इन्वायरमेंट पे भी। फिर अगर गैसेस सब्सटेंस है जैसे कि, तो वो क्या होगा, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जाएगा। ये सब चीज़ें जो होती है फंक्शन, अगर हम सेल के मूवमेंट ये सब देखें तो चीज़ें कैसे पता चलती हैं हमको, डिफ्यूजन ऑफ, इसको हम प्रोसेस कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ सेल्स। कौन सा प्रोसेस, जब जिस अमाउंट में कंसनट्रेशन का बढ़ना और घटना, ठीक है, जैसे कि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है, लिक्विड ज़्यादा है, तो किस तरह से बढ़ रहा है घट रहा है, वो उसके डिफ्यूजन पे कहेंगे। ठीक है, वो उसके डिफ्यूजन पे डिपेंड करेगा। ठीक, उसके बाद मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द सेल एंड इट्स इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। वही चीज़ कि कितनी चीज़ें हैं, कितना चल रहा है, तो वो क्या होगा, वो ऑस्मोसिस होगा। लाइक अगर जैसे कि आप एग्जांपल करो, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखो तो किसमिस। ठीक है, किसमिस क्या करते हैं, हमने 2 ट्यूब लिया, किसमिस लिया और इसको वाटर में रख दिया, तो आफ्टर सम टाइम वी सीन दैट द जो आपका किसमिस है वो क्या होता है, स्वेल अप हो जाता है। तो उसमें पूरे अंदर पानी पोर्स में भर जाते हैं, अभी इतना था इस तरह से। ये क्या हो रहा है, सब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का वर्क चल रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से सेल पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करेंगे सेल वॉल की। ठीक है, तो सेल वॉल क्या होता है, ये एक आउटर कवरिंग है जो सेल को मेंटेन करता है, उसके शेप को बनाने में काम करता है। ठीक है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं।
उसके बाद ये जनरली किससे बना होता है, मेन चीज़ से आ जाता है क्वेश्चन आपका इस तरह से कुछ कि आप बताइए कि सेल वॉल आपका कैसे बना होता है। तो आप बताओगे कि आपका सेल वॉल किस तरह से बना होता है, क्या होता है। तो जो सेल वॉल होता है आपका वो ग्लूकोज से बना होता है, ठीक है। ना हम न्यूक्लियस की चीज़ देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे न्यूक्लियस में, सेल मेम्ब्रेन। पहले हम सेल को देख लेते हैं, सेल होता कैसे क्या है। तो अगर आप ये देखो तो ये जो है ये साइटोप्लाज्म है, मतलब जो पूरा लिक्विड एरिया है साइटोप्लाज्म, और ये जो डॉटेड एरिया है क्या है, ये राइबोसोम्स है। ये है जो लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स मतलब सोसाइटल ऑफ द सेल। देन दिस इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो होता है, ठीक है। इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो ना, ये सभी राइबोसोम्स हैं। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक सॉफ्ट होता है, एक सॉफ्ट होता है और एक कैसा होता है, एक हार्ड होता है, ठीक है। तो ये आपके दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं। उसके बाद आपका ये न्यूक्लियस है, और अंडर वाला जो है वो डीएनए है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल मेम्ब्रेन आउटर साइड, गोल्गी अपर्चर्स, राइट, और फिर आपका यही है पूरा आपका ये सेल है, ठीक। नेक्स्ट, सेल इज अ प्रोमेमोडियल। क्या है ये कह रहा है, कहने का इसका मतलब ये है कि जो ये न्यूक्लियस है ये क्या करता है, इसको हम कंट्रोलिंग ऑफ द सेल कहते हैं। न्यूक्लियस क्या करता है, सेल को पूरा कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं पूरे ह्यूमन बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। तो आप न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है उसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ ब्रेन ऑफ सेल्स। मतलब ये क्या है, सेल को कंट्रोलिंग करने वाला सिस्टम है, ठीक। अब स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम इसमें क्या देखेंगे, अ सेल हैज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल के पास पहली बात न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के पास क्या है, न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसके आउटसाइड में पूरा कवर है। उसके बाद उसमें पोर्स हैं, ठीक है, जो उसको मूवमेंट को अलाउ करते हैं कि किस तरह से आप न्यूक्लियस जो आपको है वो मूव करेगा और किस तरह से वो रहेगा। फिर उसके अंदर क्या है, इट ऑल्सो कंटेन द क्रोमोसोम्स एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस, ठीक। कौन कंटेन कर रहा है, न्यूक्लियस। उसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोसोम क्या कंटेन करता है। तो क्रोमोसोम बेसिकली आपका दो चीज़ कंटेन करता है, ठीक, एक डीएनए और एक प्रोटीन। उसके बाद डीएनए क्या है, डीएनए को सबको पता है ये सेल के स्ट्रक्चर में काम करता है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। प्रोटीन क्या है, ये आपका जो डीएनए है उसकी पैकेजिंग का काम करता है। अगर हम थोड़ा ब्रीफ में जाए तो हमें पता चलेगा कि स्टोन्स पढ़ेंगे, ठीक है, बीट्स लाइक स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, स्टोन्स पढ़ेंगे, ये सब क्या है, ये सब डीएनए की पैकेजिंग के काम करते हैं। देन क्रोमेटिन हम उठाएं तो क्रोमेटिन क्या है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्रोमेटिन होता क्या है, जैसे कि आप जब पढ़ते हो मिटोसिस और मियोसिस, तो इस तरह से आप देखते हो कुछ चार फेज आप पाते हो। पहली बात तो चार फेज आप देखते हो, जैसे कि सबने सुना होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये चार फेज के जरिए जब ये ऐसे डिवाइड होता है सेल, तो इस तरह से जो होता है यही इस वर्ड को हम एक सिंगल को उठाएं तो हम उसको क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक। क्रोमेटिन अगर वही डबल हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम क्रोमोसोम्स बोलेंगे, ठीक। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलिए आगे चलते हैं। अब हम आएंगे कहाँ पे, न्यूक्लियोलस में, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस जो है आपका ये क्या है, ये इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल कहेंगे, ठीक। इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यही बताएगा कि आपको क्या चीज़ अंदर रखना है, क्या चीज़ बाहर रखना है, जिससे क्या करता है, एक इन्फॉर्मेशन देगा ये। और ये जो होता है, बिलीव करो आप कि ये जो होता है आपका 25%, ओके। ये आपका 25% जो वॉल्यूम होता है सेल का, एक तरह समझिए 1/4 ऑफ द वॉल्यूम, ये आपका क्या करता है, सेल का कंटेन करता है, ओके। नेक्स्ट, किससे बना होता है ये, तो ये जो है आपका किससे बना होता है, प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। ये हेल्प करता है राइबोसोम्स को कि किस तरह से प्रोटीन अंदर रखना है, नहीं रखना है,
क्योंकि अगर आप देखो और डीप पढ़ो तो जो हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, ये सब क्या है, तो इन्हीं के ज़रिए ये फंक्शन चलता रहता है। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको किसका रोल प्ले होता है, आरएनए का ही रोल प्ले होता है। नो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड अगर आप देखो तो ये क्या है, ये एक न्यूक्लियस को डिफाइन करता है। और फिर ये आपका एक तरह से वो लेयर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो बाहरी बाहरी लेयर होता है, लेकिन इसको हम बेसिक कोई मतलब इसका अलग से डिफिनेशन नहीं कर सकते, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि एक बाहरी लेयर होता है, आउटर लेयर होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। नाउ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट होता क्या है, तो प्रोकैरियोट वो होता है जिसका कोई डिफिनेट सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, उसको हम प्रोकैरियोट बोलते हैं। यूकैरियोट का होता है जिसका एक डिफिनेट मेम्ब्रेन होता है, उसको हम यूकैरियोट बोलते हैं। अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें, ठीक, उन दोनों में हम कंपैरिजन करें तो हम कंपैरिजन में किसे पाएंगे, कंपैरिजन करते हैं अगर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का तो हम देखते क्या है कि जो प्रोकैरियोट होता है बहुत छोटी साइज़ में होता है, जबकि यूकैरियोट लार्ज साइज होता है। प्रोकैरियोट जो होता है आपका, ये कोई मेम्ब्रेन से मतलब कोई इसका आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता, जबकि यूकैरियोट में आउटर मेम्ब्रेन होता है डियर। प्रोकैरियोट में सिंगल क्रोमोसोम, यूकैरियोट में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स। प्रोकैरियोट में क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट में प्रेजेंट रहते हैं। इसमें क्या होता है प्रोकैरियोट में कि आपका कोई मिटोसिस प्रोसेस नहीं होता, जबकि आपका यूकैरियोट में ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक। और देखो तो प्रोकैरियोट जो होता है आपका, इसमें बाइंडिंग्स और आपका ये बडिंग, हाइड्रिला उड्रिला जो एग्जांपल हैं, अमोइबा, फ्रेगमेंटेशन, ये सब क्या है, दीज आर द प्रोकैरियोट्स। नाउ साइटोप्लाज्म में क्या है, ये एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, फ्लूइड होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वही उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, जब आपको जब ऊपर पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था ना, जैसे कि सेल है तो इसके अंदर ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है, ये अंदर न्यूक्लियस है, तो ये जितना भी है ये एरिया, ये सब क्या है आपका, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सॉरी साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, इट इज़ अ लिक्विड, आप इतना जान लो एक लिक्विड होता है ये क्या करता है, ये कई तरह के फंक्शंस को करता है क्रिएट सेल्स के अंदर, ठीक। उसके बाद इसके फंक्शन क्या होते हैं, जैसे कि इसके फंक्शन हो गए कि सेल ऑर्गेनेल्स को उसका मॉलिक्यूल्स को सपोर्ट करना है, कि सपोर्ट कैसे करेगा, किसको सेफ जोन में रखेगा, ठीक है, वो कहीं भी मतलब डिस्टर्ब ना हो, उसको सेफ जोन में करके रखेगा। उसके बाद उनमें फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कैसा चल रहा है उसको ये देखेगा। उसके बाद ये अलाउ करता है हार्मोन्स को, ठीक है। अगर इसे क्वेश्चन आ गया कि आपका साइटोप्लाज्म कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि हार्मोन्स को करता है मूवमेंट में अलाउ, तो साइटोप्लाज्म है। ये क्या होता है, ये बड़े आराम से आपका वाटर में डिजॉल्व, इस तरह से डिजॉल्विंग का काम भी करता है। कहीं कोई वेस्ट हुए तो उसको कैसे हटाएंगे, उसको कैसे रिमूव कर देंगे। उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स जो है आपका, अगर देखो तो अब हम इनके बारे में बेसिकली हम इनके पास आते हैं और एक एक करके हम सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे, ठीक। तो सेल ऑर्गेनेल्स को देखो तो इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके खुद के मेम्ब्रेन होते हैं और उनके खुद के जो होते हैं वो सेल में तो पाए जाते हैं, उनके खुद के एक पूरे मेम्ब्रेन है और कैसे वो बने हैं, उनके कई तरह के फंक्शंस भी हैं, किस तरह से वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे सेल्स में, ये सब हम इसमें देखेंगे। उनके सिग्निफिकेंस, उनके सेल की कैसी क्या एक्टिविटीज़ हैं, कैसी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ देखेंगे ना। उसके बाद हम देखिए तो अब हम देखेंगे कि पढ़ रहे थे हम इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसके बारे में पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स एंड पेरियोसोम्स, इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, देखिए आप इसके बारे में पहले तो आप देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ये ऐसा
क्वाइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जिसका जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है वो बहुत ही एक ट्यूब की तरह होता है, एक शीट की तरह होता है। जैसे ट्यूब, जैसे कि आप देखते हो कोई पाइप आप देखे हो ना, तो कुछ ऐसे पाइप होती है जिनको रोल, अरे वो पाइप जैसे कि घर में आप पाइप देखते हो जिससे हम गार्डनिंग में यूज़ करते हैं, तो सब क्या है उस तरह समझो पाइप हो, इसमें खूब सारी होती हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहली बात तो ये दो तरह का होता है बेसिकली। आप देखो एग्ज़ाम बेस हम पढ़ेंगे और कुछ नहीं। ठीक, तो एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। रफ होता है वो क्या होता है, उसमें उसमें आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और वो क्या काम करता है, वो सेल्स में प्रोटीन बनाने का काम करता है। स्मूथ क्या होता है, स्मूथ आपका फैट और लिपिड से होता है और इसमें प्रोटीन बनाने का कोई काम नहीं होता। ठीक है, ये क्या करता है, ये सेल के फंक्शन को अलाउ करता है कि कौन सा फंक्शन करना है और कौन सा स्किप करना है अभी। उसके बाद फंक्शन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, प्रोटीन और लिपिड के हम फंक्शंस को देखेंगे। तो इसमें कैसे क्या है, प्रोटीन और लिपिड जो सिंथेसाइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये क्या करते हैं, आर यूजिंग मेक सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसे बनाना है, कैसे सेल मेम्ब्रेन को रखना है और कैसी चीज़ें करनी है, इसलिए इन पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक, क्योंकि ये पूरे तरह से बायोलॉजी वाला वो ये वर्क कर रहा है। उसके बाद प्रोटीन जैसा इसमें होता है, प्रोटीन जो होता है ये एंजाइम के तौर पे इसमें काम करता है। जैसे कि अगर प्रोटीन को क्या करना है, यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए कौन आएगा, प्रोटीनेज एंजाइम। ठीक, फिर लैक्टेज एंजाइम, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब एक तरह से जो प्रोटीन्स हैं ये एंजाइम्स के भी वर्क रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, जो हार्मोन्स होता है वो किसकी तरह, बोथ प्रोटीन एंड लिपिड एक्ट एज हार्मोन्स। दोनों तरह से मतलब एक तरह से हार्मोन्स की तरह काम करते हैं कि कब कौन सा सीक्रेट करना है, कैसे करना है और किस तरह से लगातार ये फंक्शन करेंगे। ठीक, नाउ कम ऑन देयर फंक्शंस। अब हम उनके फंक्शंस पे आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन पे। तो हम देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। कहने का ये मतलब है कि साइटोप्लाज्म के ज़रिए कौन से साइटोप्लाज्म में कहाँ कौन सी जगह अब मटेरियल पहुँचाना है। जैसे कि एक देखिए अब सामान एक व्यापारी होते हैं तो क्या करते हैं, अब यहाँ पे पहुँचाना है वहाँ पे पहुँचाना है, तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ये आप देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जितनी भी पॉइजनस चीज़ें हैं, जितनी भी ड्रग्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्या करने काम करता है, उनको सेल से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक, नाउ कम ऑन गोल्गी अपर्चर। गोल्गी अपर्चर क्या होता है, इसके फंक्शन आप देखिए, बेसिकली हम फंक्शन को उठाएंगे क्योंकि एग्जाम में वही पूछता है। गोल्गी अपर्चर क्या होता है, गोल्गी अपर्चर कैरी करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की चीज़ों को। ठीक है, बहुत सारे सेल्स के पार्ट से उठाता है और उसके बाद क्या करता है, वो स्टोरिंग का काम करता है। मेन बेसिकली इसका दो रोल है, इन दो रोल को हम उठाएंगे और वो रोल क्या है, पहला तो ये शुगर कॉम्प्लेक्स को बनाता है और ये लाइजोसोम्स को बनाता है। सोचो, गोल्गी अपर्चर जो है वो लाइजोसोम के बनाने का काम करता है, और लाइजोसोम क्या करता है वो देखो, लाइजोसोम जो है आपका, ये पहली बात तो एक सिंगल मेम्ब्रेन वेसल्स होता है। ये इसकी भी जिम्मेदारी होती है कि भाई जैसे कि घर में क्या होता है, मम्मी लोग होती हैं हमारी, तो उनकी वो क्या उनके ऊपर एक इतनी भयंकर जिम्मेदारी होती है कि कौन सा कब घर साफ़ करना है, कौन सी अनवांटेड चीज़ें उनको घर से बाहर निकालना है। तो उसी तरह से समझो लाइजोसोम जो है वो हमारे घर की मम्मी है। ठीक है, तो ये जैसी फालतू चीज़ें होती हैं जैसे कि उनको सेल को साफ़ करने का काम करेगा ये। उसके बाद जो बाहर के मटेरियल आएंगे क्या वो हमारे सेल के लिए अच्छे हैं देखेगा, उसके बाद उसके हिसाब से उसको डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद उसको रखेगा, उसको हटाएगा। ठीक है, ये काम होता है इसका। उसके बाद इसमें जैसे ये हमने कर लिया, फिर उसके बाद इसमें क्या है, ये जो है सिंथेसाइज ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें ये सिंथेसाइज होता है, इसमें आता है, और ये जो है कहाँ पैकेजिंग रहता है, ये आपके गोल्गी बॉडीज़ में ये
पैकेज के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। इसको हम सोसाइटल बैग भी कहते हैं बेसिकली। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि ये खुद के सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ये खुद के सेल ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो ऐसे डिस्ट्रॉय करता है जब उसको पता चल जाता है कि ये सेल अब ख़राब होने वाला है, ये ऑर्गन जो है ये अब ख़राब होने वाला है और इसकी वजह से अगला भी ख़राब होने वाला है, तो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। या फिर वैसे सेल्स डिस्ट्रॉय करता है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती और जो अनवांटेड होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सोसाइटल बैग। ठीक ना, कम और माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया पे आते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आने बाद हम क्या से क्या देखेंगे, कैसे इसमें क्या फंक्शन रोल प्ले कर रहा है। ओके, तो फिर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहली बात तो क्या कैपेसिटी होती है, एक धांसू कैपेसिटी होती है कि खुद की ये डीएनए को परफॉर्म करता है, खुद के डीएनए को बनाता है। इसलिए जैसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनी है जो खुद के डीएनए को बनाता है, उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है, तो देन वी कॉल दैट इट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनीज होती हैं, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है एनर्जी बहुत सारी भरी हुई होती हैं। उसके बाद सेकुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर साइड ऑफ सेकुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेकुलर रेस्पिरेशन कर लेता है, मतलब खुद से रेस्पिरेशन का भी काम करता है। इसके पास ये कैपेसिटी होती है। फिर इसके पास क्या कैपेसिटी होती है, ये ऑक्सीजन को यूज़ करता है और जितने भी कार्बोहाइड्रेट या फिर जितनी भी फालतू चीज़ें होती हैं उनको रिलीज आउट कर देता है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, जैसे कि इसने ऑक्सीजन को लिया, जब हमें ऑक्सीजन की कमी होती है ना, बस जैसे दौड़ दौड़ के हम आए थक गए, बस अब हम नहीं चल सकते हैं, बहुत तेज़ हमारी हरकतें हैं, सांसें फूलने लगती हैं, क्लफिंग होने लगती है हमें। तो क्लफिंग के टाइम क्या हो जाता है डियर, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जल्दी जल्दी कि हाँ ठीक है अब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, तो एज अ फॉर्म ऑफ ये एनर्जी क्या करते हैं उसको रिलीज़ करता है। ठीक, नाउ प्लास्टिड, वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लास्टिड। पहले तो हम बेसिकली चीज़ भूल गए, सॉरी, कि ये जो होता है इसको हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं और ये इसके अंदर आपका एटीपी जनरेट होता है। ठीक है, एटीपी कितने, ये जो है कितने तरह के होते हैं, तो एपीपी होता है, एडीपी होता है और एटीपी होता है। ठीक है, एटीपी जो होता है सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। एपीपी से ये क्या होता है, एपीपी से आपका एडीपी बनता है और एडीपी से क्या बनता है, एटीपी बनता है। इसका फुल फॉर्म होता है एडेसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यही आपके एनर्जी के फॉर्म में यूज़ होता है, इसलिए इसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। नाउ प्लास्टिड, प्लास्टिड हम देखें तो प्लास्टिड क्या है आपका, ये जस्ट एक तरह से आप देखो प्लाज्मा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। इसमें क्या होता है, ये डबल ऑर्गेनेज, इसमें मेम्ब्रेन बने होते हैं, इसके पास भी खुद का इसका डीएनए और राइबोसोम्स होता है। अगर आप एक तरह से देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक एक तरह से एक दूसरे से सिमिलर है। ठीक, फिर प्लास्टिड एग्जिट इन, प्लास्टिड कहाँ होता है, ये सेल में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है, तो प्लास्टिड प्लांट्स में पाया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल्स में पाया जाएगा। अगर आप इसलिए हम यहाँ पे दोनों उठा रहे हैं, कंपैरिजन लगातार चीज़ें चलते जा रही हैं जिससे कि हमें समझ में आए। प्लांट्स में आपका जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है एब्सेंट होगा और एनिमल्स में आपके प्लास्टिड एब्सेंट होंगे। ठीक, तो दोनों को तो एनर्जी चाहिए ना, तो इसलिए एनर्जी के तौर पे दोनों आ गए, जिसको जो चाहिए उसको मिल रहा है। उसके बाद प्लास्टिड एग्जिट इन प्लांट ओनली, देन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन दे प्ले इन द, कैसे प्लांट को कैसे फंक्शन रोल प्ले करना है उसकी तरह से प्लास्टिड अपना फंक्शन रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हम देखें तो प्लास्टिक हम देखेंगे तो ये 3 तरह के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। नाउ क्लोरोप्लास्ट क्या है, कंटेन करता है ये क्लोरोफिल को। ठीक, और पिगमेंट, मतलब ये जैसे कि जब फोटोसिंथेसिस बनाना होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट आपका काम आता है। ठीक है, सनलाइट लेगा, उसके बाद उसको कन्वर्ट करेगा, उसको बनाएगा। तो इस समय कौन काम कर रहा है, तो इस समय आपका क्लोरोप्लास्ट काम कर रहा है। ओके, क्रोमोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये कलर देता है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो कभी कभी पत्तियाँ लाल कलर की होती हैं, कुछ पीली हो जाती हैं, तो ये सब क्या है, क्रोमोप्लास्ट है। ठीक, जब क्लोरोप्लास्ट कम हो जाता है
और क्लोरोप्लास्ट तो वो जनरेट होता है, क्रोमोप्लास्ट बी ए सी ये सब होते हैं इस तरह के, ठीक है। एक तरह से क्रोमोप्लास्ट का क्या होता है काम, कलर को देना। जैसे कि हमारी बॉडी में मेलिन होती है, वो हमें ह्यूमन बॉडी में मेलिन है, वो कलर को दे रही है, तो उसी तरह से प्लांट्स में कौन है, क्रोमोप्लास्ट है। जैसे कि किस तरह का फूल होना चाहिए, किस तरह का फ्रूट होना चाहिए, उसका ये काम होता है कलर प्रोवाइड करने का। नाउ व्हाट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसके पास कोई खुद का पिगमेंट होता है, कोई कलर गिन नहीं करता। उसके पास ये है कि वो स्टार्च को जो होता है, स्टार्च को वो स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, कैसे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसको देखते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है आपका, ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस इन प्लांट, किस तरह से प्रोटीन करना है सिंथेसिस प्लांट में, उस तरह करता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट डिराइवर्स दो वर्ड, ये दो वर्ड से डिवाइड होता है, पहले तो क्लोरो और दूसरा प्लास्ट, ठीक है, जिसका मतलब होता है ग्रीन प्लांट, ओके। और ये क्या कंटेन करता है आपका, क्लोरोफिल को, एज वेल एज अलॉन्ग विथ लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, डीएनए, आरएनए, ग्रेनाइट, थोलाइट और स्टोमाटा, इन सब चीज़ों को, स्टोमा, इन सब को कंटेन करता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, हम फंक्शन पे जाएंगे। तो इसका फंक्शन होता है, ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है प्लांट में, ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ऑक्सीजन रिलीज करने का, और स्टोरेज ऑफ स्टार्च का भी काम करता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये आपने देख लिया, तो ये हमारा हो गया। अब हम वैक्यूल पे चल रहे हैं। व्हाट इज़ वैक्यूल्स की हम स्टडी करते हैं। तो हमें वैक्यूल्स पता है कि ये बड़ी मात्रा में हमारा क्या करते हैं, वैक्यूल्स अक्सर हम देखते हैं एनिमल्स और प्लांट सेल में। तो वैक्यूल्स जो होता है वो आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ जगह पे आप पढ़ोगे कि इन द लिटिल अमाउंट इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन एनिमल्स, बट बेसिकली आप देखो तो ये क्या होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है एक लार्ज अमाउंट में, ठीक है। ये किससे भरा होता है, पूरा ये लिक्विड और एक सॉलिड पार्ट से भरा होता है वैक्यूल्स। ये प्रेजेंट होता है बोथ एज वेल एज प्लांट और एनिमल सेल में, इसे लिखा हुआ है क्योंकि एनिमल सेल में ये बहुत थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में बहुत बड़ी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक। नाउ अब हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को इसमें यहाँ पे पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे इनके बारे में। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, हेयर वी सी दैट कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लांट सेल है, ये हमारा क्या है, एनिमल सेल है, ठीक। तो देखो दोनों के पास क्या सिमिलरिटी, देखो प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास है, न्यूक्लियस भी दोनों के पास है, न्यूक्लियस भी दोनों के पास है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों के पास है, राइबोसोम दोनों के पास है, वैक्यूल्स दोनों के पास में। अमाउंट देखो, इसका बहुत छोटा है, इसका बहुत बड़ा है, बहुत छोटा बहुत बड़ा। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास है, गोल्गी एपर्चर्स है। अब चीज़ें क्या डिफरेंट हो रही है, तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, तो इनके पास सेंट्रियोलस है, ठीक। इनके पास सेल वॉल है, लाइबोसोम्स, प्लाज्मोडेस्माटा है, और इनके पास सेंट्रोमियर्स है, ठीक। उसके बाद चलो अब हम राइबोसोम्स पे पढ़ते हैं। राइबोसोम्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद क्या होता है कि राइबोसोम्स आपका प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है, और दोनों में क्या काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोट में क्या होता है, ये बहुत फ्रीली फ्लोट फॉर्म में होता है, जबकि यूकैरियोट में क्या होता है, ये फ्री तो फ्लोटिंग फॉर्म में होता है लेकिन फ्रीली नहीं होता है, ठीक। किससे अटैच होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये अटैच होता है, ठीक है। फिर उसके बाद राइबोसोम्स जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होकर प्रोटीन बनाने का काम करता है, और पूरी सेल्स में प्रोटीन प्रोवाइड करने का ये काम करता है, ठीक है। कि सेल्स में पूरी सेल के अंदर किस तरह से पूरी प्रोटीन देनी है, कैसे कहाँ रखनी है, कितने अमाउंट में देनी है, ये सारा काम राइबोसोम पे डिपेंडेड है, ठीक है। बड़ा कामकाजी आदमी है आप देखो तो एक तरह से। नाउ उसके बाद आएंगे प्रोऑक्सीजोम। प्रोऑक्सीजोम क्या है, ये बहुत छोटा सा वेसल्स होता है, ये आपके सेल के अंदर पाया जाता है। ये क्या काम करता है, इंजाइम्स को जो होते हैं ब्रेक डाउन करने, उनको क्या करता है, इंजाइम्स जो होते हैं इसके जितनी भी टॉक्सिक मतलब जितनी थोड़ा हार्मफुल होते हैं उनको ब्रेक करने का काम करता है, सेल के अंदर ही उनको ख़त्म करने का काम इनको दिया रहता है। उसके बाद
ये डाइजेस्ट करते हैं, किसको डाइजेस्ट करते हैं? फैटिक एसिड को, एमिनो एसिड को, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ज़रिए ये सेल में अपना रोल प्ले करते हैं। इनको और कौन सी जिम्मेदारी दी गई है? जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो अल्कोहल होते हैं उनको डाइजेशन को दी गई है। लीवर जो होता है, कहाँ होते हैं? तो ये लीवर के अंदर पेरोक्सिसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ओके। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। उसके बाद हम देखें तो ये क्या है, कंटेन करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका हम कंटेंट क्या है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर पढ़ेंगे, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस के बारे में पढ़ेंगे, डिसीजेस कैसे होती हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कैसे क्या पता चलेगा? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अगर उसके बारे में पढ़ें और हम देखें तो हमें क्या पता चलेगा? हम देखेंगे कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। इनकी जब हम स्टडी करते हैं उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। कितने तरह के होते हैं? तो जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, यीस्ट हो गए, मोल्ड, एल्गी और प्रोटोजोआ, ये सब होते हैं। ये जो बेसिकली जो टर्म है ये आपके वायरस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है, बिकॉज वी नो दैट वायरस प्लेइंग द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, उसके बाद अगर ये नॉन लिविंग तब है जब इसके पास इसका होस्ट नहीं है, और जब ये कहते हैं इसके पास इसका है तो ये नॉन लिविंग नहीं है। उसके लिविंग है तब, होस्ट है तो लिविंग है, होस्ट नहीं है नॉन लिविंग है। इसलिए वायरस को हम इसमें कंसीडर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं करते हैं। ओके, देन आप देखिए क्या देखेंगे हम लोग। अब हम उठाएंगे बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, हम एक एक करके पढ़ रहे हैं ना, तो हम पढ़ेंगे अब किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो उठाते हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया जो होता है आपका माइक्रोस्कोपिक है। ठीक, ये भी बहुत छोटा सा होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होता है। दे दैट आर फाउंड इन मिलियंस, बहुत सारे में पाया जाता है। इसको हम हर जगह देखेंगे, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के बाहर, हर जगह ये प्रेजेंट होगा। बैक्टीरिया जो होता है ये पहली बार आया था आपका, ठीक है, पहली बार आया था अर्थ पे। ठीक, उसके बाद फिर देखिए आप, तो ये सबसे, इसको हम सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल कहते हैं, और ये एक ऐसा है जो कभी नहीं ख़त्म होगा, चाहे मतलब पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए पर बैक्टीरिया नहीं ख़त्म होने वाला है। ठीक है, फिर ये काफ़ी ज़्यादा नैनो नीलियन बैक्टीरियाज, बहुत सारे, एक ना समझो पूरे अर्थ के बायोमास को इसने कवर कर ही रखा है, राजा है पूरे अर्थ का एक तरह से। ठीक, इसकी इतनी तादाद है जितनी किसी की नहीं हो सकती। ये हार्मफुल भी होता है हमारे लिए, यूज़फुल भी है। हम ये नहीं कह सकते कि बैक्टीरिया हार्मफुल होता है, नहीं, दोनों हैं, बोथ। ठीक, उसके बाद बैक्टीरिया के यूज़ क्या हैं? जैसे इसके कई यूज़ हो गए हैं। हम इसको मेडिसिनल पर्पज से उठाएंगे, इंडस्ट्रियल पर्पज में उठाएंगे, किसके? बोथ प्लांट और एनिमल में। उसके बाद अगर हम इसके शेप देखें तो कितने इसके तरह के, बेसिकली 3 तरह के शेप होते हैं बैक्टीरिया में। ठीक, बेसिक 3 शेप हैं। पहला है कोकस, रॉड, या फिर रॉड बोलो या फिर बेसिलस बोलो, और स्पाइरल शेप। ये 3 तरह के इसमें शेप प्रेजेंट हैं। नाउ अब हम देखेंगे एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक मतलब आप समझ लेना जिसको ऑक्सीजन चाहिए होगा, और एनारोबिक जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगा। जिसको ऑक्सीजन चाहिए होगा ऑफकोर्स वो एनर्जी लेगा ज़्यादा, और जिसको नहीं चाहिए होगा और ऑफकोर्स वो एनर्जी नहीं लेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, हमारे पास एनर्जी नहीं है, हम कोई फंक्शन नहीं कर पाएंगे। हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, चेयर टेबल, इसे जैसे कि हम ये नॉन लिविंग नहीं होंगे जो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, लेकिन हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल लेके, तो ये ऑक्सीजन नहीं लेते, इनको एनर्जी नहीं चाहिए, राइट। उसके बाद बैक्टीरिया, उसको हम सरफेस पे भी देखते हैं। और जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं ये क्या हैं? ये बुरे बॉटम में लिक्विड के बने हुए होते हैं, मतलब जिसके पास हवा होगा वही तो ऊपर रहेगा ना। जैसे कि बैलून में रहो तो बैलून में हवा रहेगी तो ऊपर उड़ेगा, और वो बैलून जिसमें हवा नहीं रहेगी तो नीचे पचका हुआ बैठा रहेगा,
तो सेम उसी तरह क्या है कि आपका एनारोबिक जो बैक्टीरिया उसमें वो हवा एयर नहीं लेता, तो इसलिए वो वाटर में पाया जाता है लिक्विड के। और एरोबिक जो होता है वो ऑक्सीजन लेता है, इसलिए वो वाटर के ऊपर पाया जाता है। ठीक ना, एरोबिक में आप देखो तो माइकोबैक्टीरियस ट्यूबुलस, ठीक, और एनारोबिक क्लस्ट्रोडियम। नाउ अब हम आते हैं फंगी पे। फंगी के बारे में पढ़ते हैं, फंजाई। तो फंगी के बारे में क्या पढ़ेंगे कि ये जो होता है आपका 1.5 मिलियन स्पीसीज हैं, इसको हम जो हम बोलते हैं किंगडम फंगी। ठीक है। नाउ किंगडम फंगी की हम बात करें तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, ईस्ट, रस्ट, मोस्ट, मिल्डवे, मोल्ड, मशरूम, ये सारी चीज़ें आपकी फंगी ही हैं। ठीक। मशरूम को हम इडिबल फंगी कहते हैं। वाई वी कॉल्ड मशरूम एज इडिबल फंगी, बिकॉज वी ईट इन आवर डेली फूड, हम उसको खाने में भी खाते हैं। ठीक है। तो फंगी के हम देखिए अब टाइप्स कैसे हैं। तो फंगी जो आपका है वो 3 तरह से डिवाइड है। ठीक है। पहला फ्री लिविंग इन सॉइल एंड वाटर, दूसरा पैरासाइट के रूप में, तीसरा सम हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट और एनिमल। अब आप सोच रहे हो कि व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशन। तो सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब वो कि जिनका प्लांट और एनिमल से संबंध होता है, मतलब वो उन पे डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है। उसी तरह से ब्रेक डाउन इन ऑर्गेनिक मैटर, कैसे मैटर्स में, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीजिंग कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ सॉइल एंड द एटमॉस्फेयर। कहने का ये मतलब है कि ये ऑर्गेनिक मैटर्स को, जैसे कि आपकी काउडक हो गया, ये ऑर्गेनिक मैटर है, तो इनको ये तोड़ने का काम करता है। ठीक है। और क्या फिर रिलीज़ करेगा तोड़ने के बाद, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, इन सबको तोड़ के रिलीज़ करेगा पूरे एटमॉस्फेयर में। ठीक है ना। यूज़ ऑफ फंगी, फंगी का हमारा क्या इस्तेमाल है। तो फंगी का इस्तेमाल जैसे कि हमारे घर के कामों में हो जाता है, इंडस्ट्री में हम यूज़ कर लेते हैं, बियर, वाइन, इन सब को बनाने का, ब्रेड बनाने का, चीज़ बनाने का, इन सब के काम में भी हम फंगस को यूज़ करते हैं। जैसे कि ईस्ट यूज हो गया तो हम किस यूज़ करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कर्ड। हाँ, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, पढ़ते हैं वायरस के बारे में। तो वायरस का हम क्या देखेंगे, वायरस जो होता है इज़ एन इन्फेक्शियस एजेंट। ये एजेंट एक इन्फेक्शन एजेंट है, बहुत छोटा सा सिंपल होता है, लेकिन इसका जो लिविंग सेल है बहुत सारा होता है। ठीक है। और मेनली लिविंग सेल में ही पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा एक टॉक्सोनॉमिक पोजीशन बहुत स्पेशल परफॉर्म किया है। दे आर नॉट प्लांट में ही नॉट एनिमल, ना ही ये प्रोकैरियोटिक है। कहने का मतलब है वायरस ना ही प्रोकैरियोटिक है, ना ही प्लांट है, ना ही एनिमल है, कुछ नहीं। ये एक तरह से नन हो के भी बहुत कुछ है। ठीक है। तो दे प्लेस इन ओन किंगडम, ये इसको खुद का एक किंगडम है, जो किसी किंगडम नहीं रखा गया, सब खुद ही नहीं अपने इसने बना लिया, अपने वर्चस्व बनाया हुआ है इसने अपना। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक एज इसको बस होस्ट चाहिए होता है, एज अ पैरासाइट इसका वर्क होता है, इसको होस्ट चाहिए होता है। हम प्रॉब्लम कैसे अंडरस्टैंडिंग मतलब नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या होता है, कि ये एनिमल्स में, ह्यूमन में भी आता है, हाउएवर पोजेस फॉर्मेडियल प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। ओके। नाउ जोनोटिक डिसीज, नोइंग इट बिकम इम्पॉर्टेंट ड्यू टू कोरोना वायरस। अब ये कैसे हुआ, जैसे हमारा जो कोरोना वायरस है, जोनोटिक डिसीज़, इससे ये परफॉर्म हुआ। ठीक। इस डिसीज़ से हमें पता चला कोरोना वायरस के ज़रिए। ओके। नेक्स्ट, इट रिफर टू डिसीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। ये कैसे हुआ था जोनोटिक डिसीज़ जो है आपका, ये इसमें क्या हुआ कि ये एनिमल से ह्यूमन में ही आया। ठीक है। A zoonation disease is infectious disease that transmitted between species of animals to human। जैसे हमने पढ़ा ना, बहुत सुने थे हम लोग कि बैट का जूस पीने से हुआ, फिर फैला। ठीक है। वुहान में, चाइना में। ठीक है। तो ये जोनेटिक डिसीज़ कैसे होता है, ये एनिमल्स के ज़रिए ह्यूमन में आता है। ओके। जैसे कि लिविंग ये है स्कार्स, कोविड-19 आप देखो, तो ये क्या है, ये इन्फेक्टेड हुए हैं। HIV हो गया, HIV जो इबोला है, ये कैसे शुरू हुआ था, एनिमल से शुरू हुआ था ना। तो आज देखो ह्यूमन में इतना ज़्यादा अमाउंट में फैल गया। HIV क्या है,
क्या है ये HIV? तो आपको जो HIV है ये वायरस है, और ये जो है एड्स जो होता है वो उसी का वायरस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए आप, ये सब चीज़ें हैं, ये सब इतनी सारी डिसीजेज जो हो रही हैं, ये एक तरह से क्या है, कुल ये मिला के ये बताता है कि जो आपका वायरस है ये एनिमल से ह्यूमन में आता है। ठीक है, अब हम कुछ इनकी लिस्ट देख लेते हैं जो हर एग्ज़ाम में, UPSC हर एग्ज़ाम के पर्पज से हम देखते हैं। तो जो एड्स है वो किससे होता है? HIV, इनका बैक्टीरिया HIV है, ये हम सिर्फ बैक्टीरिया का भी स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद एकिनबेलियन प्रोपेनियन बैक्टीरिया HS, एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेक्स, प्लेग्यूवेरिपेस्टिक, कोलरा, विबुरो कोलरा, निमोनिया, स्पेक्ट्रोनिमोनिया, डिप्थेरिया, कोर्नी बैक्टीरिया डिप्थेरिया, फिर आपका TB जो हम बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोवेव ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, सेम्योटाइफी, चिकन पॉक्स, वेलोसिलिस, स्मॉल पॉक्स, वनोला। ठीक है, चिकनगुनिया वायरस, डेंगू, फ्लेव वायरस, इन्फ्लुएंजा, रिनो वायरस, और जो आपके हेपेटिक, पोलियो, ये सब जो इबोला हैं सब कौन से हैं? सेम एज द नेम ऑफ डिसीज। जैसे कि इबोला है तो इबोला वायरस, तो उसी तरह से ये नाम पे डिपेंडेड है। ठीक है, अब कुछ फंगल डिसीज़ को हम देख लेते हैं, जैसे कैनिडिस, एस्परगिलस, रिंगवॉर्म, ये सब क्या है? जैसे हम कहते हैं दाद हो गया हमको, तो वो क्या है? दाद क्या है? तो वो एक फंगल डिसीज़ है। अब हम कुछ डिसीज़ के बारे में चलते हैं जो कि प्रोटोजोआ के ज़रिए क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो वो डिसीज़ हम देखते हैं। तो एमोबेसिस इंटरहिस्टोलिका, कालाजर, लेशमानिया, मलेरिया, प्लाज्मोडीमा, और स्लीपिंग सिकनेस, टाइम्पनसोमा। ओके, उसके बाद ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हार्मफुल भी हैं एज वेल एज बेनिफिशियल भी हैं। अब पहले हम इनका बेनिफिशियली पार्ट देखते हैं कि कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे तो हम इनको एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे पेनिसिलिन, मेडिसिन हो गया ना हमारा, पेनिसिलिन क्या है? मेडिसिन है। फिर इसको हम केमिकल एंजाइम के भी रूप में देखते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस हो गया तो कर्ड फॉर्म बनाने के लिए हो गया। ठीक, फिर फ्रेगमेंटेशन के काम में, अल्कोहल को मतलब फ्रेगमेंट करने के काम में हो गया, स्क्लेरोमाइसिस हो गया हमारा। फिर बायोरिमेटेशन क्या है? ये आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब में यूज़ करते हैं कि जितनी भी हार्मफुल चीज़ें हैं उनको हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हमारे काम आता है। ओके, कि किस चीज़ को कैसे कन्वर्ट करना है ना। हर कोई एकदम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा तो उनको सिंपली फॉर्म में कौन करने आता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनको सिंपलेक्स फॉर्म में करते हैं ना। बायो फर्टिलाइज़र देखेंगे तो बायो फर्टिलाइज़र में भी कई तरह से यूज़ हो जाते हैं। ठीक है हमारे नाउ, अब हम आएंगे प्लांट पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी। प्लांट के बारे में थोड़ी स्टडी कर लेते हैं हम। ठीक है, पूरा हम बायोलॉजी कंटेंट कर रहे हैं तो हमको ये पूरा मेजर पोर्शन उठाना पड़ेगा। तो प्लांट के हम डिफरेंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रूट, स्टेम, फ्लावर, उसके कैसे प्रोसेस होते हैं, कैसे क्या इन्फेक्ट करता है। तो आप बेसिकली एक डायग्राम देखो तो प्लांट क्या है ये आपका, देखो तो ये फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम, लीव, ये सब सारी चीज़ें हैं, रूट नोड्स, इंटरनोड, बर्ड, सब कुछ है। उसके बाद नीचे देखो तो प्राइमरी, सेकेंडरी। अब हम आपको फटाफट इसको बताते हैं। रूट क्या है? हमको सब पता है रूट क्या है। रूट का फंक्शन क्या होता है? ये वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। ये प्रॉपर एंचोरेज, मतलब प्लांट को कितने अमाउंट में वाटर मिनरल प्रोवाइड करना है पूरे के उसके कोने कोने पहुंचाता है। ये फूड मटेरियल को रिजर्व करता है और ये प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करता है। ठीक, अब हम कंपैरिजन पढ़ेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट में क्या है कंपैरिजन। जब हम कंपैरिजन पे जाएंगे तो हम देखेंगे मोनोकॉट डाइकॉट प्लांट में कि जो मोनोकॉट होता है उसमें एक सिंगल सीड होता है, जबकि डाइकॉट में नाम से पता चला डाई मतलब दो होते हैं। रूट जो होता है मोनोकॉट का वो फैबलेस मतलब काफ़ी छितरा होता है, जबकि टैप रूट जो होता है इसमें आपका डाइकॉट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसमें जो होते हैं फ्लावर, मोनोकॉट में आपके 3 मल्टीपल्स में होते हैं, जबकि डाइकॉट में कुछ हैवी पेटल्स होते हैं। ठीक, 4-5 होते हैं, ज़्यादा नहीं प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद जो लीफ की हम बात करें तो मोनोकॉट की लीफ हमेशा ऐसे प्रेजेंट होंगी, डाइकॉट की हमेशा इस तरह से प्रेजेंट होंगी। ओके, फिर और उठाएंगे तो हम वस्कुलर बंडल्स को दिखाएंगे तो देखेंगे कि वस्कुलर जो बंडल होता है मोनोकॉट का स्कैटर फॉर्म में, स्कैटर मतलब होता है छितराए हुए प्रेजेंट होते हैं, जबकि डाइकॉट में रिंग फॉर्म में होता है।
मोनोकॉट में अगर आप पॉलन ग्रेन की बात करोगे तो एक पोर प्रेजेंट होता है, जबकि डाइकॉट में 3-4 पोर से आप देख लोगे आराम से प्रेजेंट होंगे आपके, ठीक है। ना अब हम एडवांसियस रूट की बात करते हैं तो कैसे क्या प्रेजेंट है। एडवांसियस रूट देखें तो हमें ये रूट कहाँ मिलेगा, हम कौन कौन सी चीज़ों में मिलेगा। तो जैसे कि हमें ग्रास हो गया, बनाना हो गया, मेज़ हो गया, सब क्या है एडवांटेज रूट। तो ये सब एडवांटेज रूट हमने कहाँ पाया था, हमने एडवांटेज रूट पाया था मोनोकॉट में। तो ये सब क्या है, मोनोकॉट है आपके। जबकि आप इसके फंक्शंस देखें तो इसके फंक्शन रूट की कैसे क्या होते हैं। रूट के फंक्शन है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाटर, ठीक, प्रोवाइडिंग एंड ऑफ द बॉडी, स्टोरिंग ऑफ फूड मटेरियल एंड फूड मटेरियल कैसे स्टोर कर रहा है। नो आप क्वेश्चन आप कैसे कैसे हो रहा है, जैसे कि आप देखो कैरेट देखो, जिंजर देखो, रेडिस देखो और ट्यूबलिज्म देखो, ये सब क्या है, शलजम वुजम देखो क्या है, सब ये सब हो रहे हैं ना। अनियन हो गया आपका, तो ये सब क्या है आपके फूड मटेरियल के रूप में स्टोर हुए हैं, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, मिनरल, प्लांट, फूड, इन सब को भी ट्रांसपोर्ट करने का इसमें काम आ जाता है, ठीक। ना देखिए आप जाइलम और फ्लोएम की हम बात करते हैं तो जाइलम क्या होता है, ये आपके वाटर को कैरी करता है लीफ और रूट से, जबकि फ्लोएम क्या होता है, ये आपके फूड रूट को कंटेन रखता है, मतलब उसको लीफ वूफ में स्टोर किया रहता है। जाइलम जो होता है ये मेड ऑफ दैट सेल से बना होता है, जबकि फ्लोएम लिविंग सेल से बना होता है। जाइलम जो होता है आपके यूनि डायरेक्शन में, मतलब एक डायरेक्शन में चलता है, जबकि फ्लोएम जो आपका होता है आपके मल्टी डायरेक्शन में ये फ्लो करता है। जाइलम जो होता है ये आपका थिक होता है और ये फ्लोएम, थिक मतलब मोटा होता है और फ्लोएम हमेशा आपका पतला होता है। जाइलम जो होता है एक पैसिव रोल प्ले करता है वाटर और मिनरल के रूप में, मतलब उसको लेने में अकर में, जबकि फ्लोएम जो है आपका एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट रोल प्ले करता है शुगर और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को अकर करने में, ठीक है, उनको क्रिएट करने में। ना हम स्टेम की बात करते हैं, स्टेम के बारे में स्टडी करेंगे। तो अ स्टेम इज़ अ वन और टू मेन स्ट्रक्चर। इस मतलब क्या होता है स्टेम, जैसे कि है ना, यही तो है स्टेम, ठीक। तो ये क्या है, ये आपका स्टेम है। तो इसी का काम क्या होता है, हम रोल देखते हैं। जैसे कि ये आपके लीफ, फ्रूट और फ्लावर्स को सपोर्ट करने का काम करता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और डिजॉल्व सब्सटेंस को रूट और शूट में पूरी तरह से। फ्लोएम मतलब इसी के जरिए तो फ्लोएम और जाइलम क्रिएट होते हैं, मतलब आने जाने का काम करते हैं। तो इनका ये क्या है, एक तरह से रास्ता है। ये न्यूट्रिशन को स्टोर करता है और प्रोड्यूस न्यू लिविंग टिश्यूज। नई लिविंग टिश्यू, जैसे नया हम कहते हैं नई डाल उग रही है, तो क्या है, नई लिविंग टिश्यू को क्रिएट करने का काम करता है। इसकी जो नोट्स होती हैं, ठीक है, नोट्स क्या होती हैं कि जहाँ से एक नई सेल, जैसे कि ये लीफ बनी होती है, ये जो एरिया है ये, तो ये क्या आपका एरिया है, ये नोट्स है, ठीक है आपका। उसके बाद हम देखेंगे तो कुछ ऐसे भी मतलब हमारे सब्जियां हैं जो स्टेम से जरिए, स्टेम जिनको बोलते हैं, स्टेम हम बोलते हैं, ठीक, कि स्टेम फ्रूट्स हैं, स्टेम वेजिटेबल हैं। तो कौन कौन सी हैं वो, आपकी पोटैटो हुई, जिंजर हुई, टर्मरिक हुई, ये सब चीज़ें हुई। ये जो होती हैं ये आपके स्टेम में फूड क्रिएट होती हैं, स्टोर किए रहती हैं। उसके बाद स्टेम टेंडल एलेक्सी क्लामे प्लांट, जैसे कि हम कहीं देखेंगे, जैसे अंगूर का प्लांट है तो वो कैसे है, पूरे एकदम मतलब उनको कुछ चाहिए होता है। अंगूर हो गया, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, सब क्या है, इन सबको चाहिए होगा, ठीक है। तो ये ट्रिंडल डेवलपमेंट होते हैं। एक्सिली बोर्ड पे देखें तो काफ़ी सारे पॉइंटेड थॉर नाइक निकले, जैसे थॉर नाइक, जैसे बबूर हो गया आपका, बबूर का पेड़ हो गया, कैक्टस हो गया, ये सब क्या है, इनमें थॉर मतलब कांटे निकले हुए रहते हैं, ठीक। अब हम आते हैं लीफ के बारे में। तो लीफ के बारे में हम देखेंगे तो इसमें नोड, ये नोड को बियर करता है और फिर एक्सिल होता है, फिर इसमें लेटरी बर्ड ब्रांचेस, फिर इसमें क्या मेन, इसमें क्या चीज़ होते हैं, तो जैसे कि आपकी लीफ है, ठीक। तो ये जो है आपका ये ऐसे ऐसे रहता है, ये जो आपका लीफ बेस है, ठीक, ये आपका जो एरिया है ये पेट्यूल है और ये लैमिना है, और ये जो आपका क्या है ये मिडरिब है, ठीक है। तो ये आपका लीफ हो गया ऐसा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ, कैसे रिप्रोडक्टिव यूनिट है। तो फ्लावर रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, अक्सर ये एनजीओ इस समय फर्म में होगा, इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसमें मतलब एंथोजीनियम और गाइनोनिसियम, एंडोसीनियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होते हैं, ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ओके। उसके बाद आप देखोगे फ्लावर इज व्हेन अ फ्लावर बोथ एंडोसियम और गाइनोसियम, इसको हम जहाँ वो ऐसे प्लांट जिसमें दोनों पाए जाते हैं उनको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, और जहाँ पे सिंगल सिंगल पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। जैसे कि आप अगर साइकस का पेड़ उठाओ तो जो साइकस है
वो आपके क्या है, यूनी है, और वही आप उसमें उठाओ। अपना उसको देखो, पाइनस का पेड़ देखो, तो वो क्या है आपका, वो आपका बाइसेक्सुअल है। ठीक। अब हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, कैसे क्या है इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो हम डिफरेंस देखेंगे, डिफिनेशन। तो एंजियोस्पर्म वो होता है, उसको हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, ठीक है, जो आपके फ्रूट और सीड को प्रोड्यूस करता है। जबकि जिम्नोस्पर्म क्या है, ये नेगेटिव में कोई प्रेजेंट नहीं होता। फिर फ्लावर की बात करें तो एंजियोस्पर्म जो है आपका फ्लावर प्रोड्यूस करता है, ये फ्लावर आपका सीड, फ्लावर फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करता है। इसका जो सीड होता है वो क्लोज्ड होता है, इसका सीड क्लोज नहीं होता है। तो इसका सीड जिम्नोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म जो है इसका अंदर आपका साइकस आएगा, ठीक है, ओके। और एंजियोस्पर्म के अंदर जैसे कि आपका ये पी हो गए, जितनी आपकी सब्जी उब्जी हैं तो ये आपके एंजियोस्पर्म के अंदर आएंगी, ठीक है। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जिम्नोस्पर्म कोई डबल फर्टिलाइजेशन रोल प्ले नहीं करता, एंजियोस्पर्म आपका डबल फर्टिलाइजेशन रोल प्ले करता है। अगर वैसे इसके कई सारे मतलब पॉलिनेशन के ज़रिए भी होता है, जबकि आपके जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन इसमें भी रोल प्ले हो जाते हैं, लेकिन विंड के ज़रिए चलता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम अगर मेल फीमेल की बात उठाएं तो ये जो होता है इसमें कोई फैसला नहीं होता, इसके पास मेल के पास कोई फैसला नहीं होता, जबकि इसमें इस मेल के पास फैसला होता है। वुड की बात करें तो आपके जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं उनके वुड हार्ड होते हैं, जबकि इसमें जिम्नोस्पर्म में आपके वुड सॉफ्ट प्रेजेंट होते हैं। नाउ अब हम एंड्रोसीनियम की बात करते हैं। तो एंड्रोसीनियम जो है ये आपका कंपोज है स्टेमन से, ठीक है, स्टेमन से बना हुआ है। उसके बाद फिर ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट फिलामेंट एंड एंथर, ओके। नेक्स्ट उसके बाद एंथर है पॉलन सैक, एंथर के पास पॉलन सैक्स होते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म में हम क्या, जो कि जिम्नोस्पर्म में हम क्या बात करेंगे, जिम्नोस्पर्म एक ये रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव है। एंड्रोजीनियम क्या है, गाइनोसियम जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव है, और एंडोसियम जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। उसके बाद इसमें कार्पल प्रेजेंट होता है, एक या फिर एक से ज़्यादा कार्पल। और इसके कौन से पार्ट होते हैं, इसके स्टेगमा, स्टाइल और ओवरी होता है। जबकि आप और देखो इसमें तो यही जो होता है, क्योंकि फीमेल जितनी होती हैं उसमें ही फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उनकी ओवरी में ही। नाउ हम फ्लावर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो है ये आपका पेटल है, यही आपका स्टेगमा है, ये स्टाइल है, ये पोलन ट्यूब है, यही पूरे जो पार्ट हैं आपके कार्पल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये ओवरी हैं, ओव्यूल्स हैं, ठीक है ना। ये जो है आपके मेल रिप्रोडक्टिव हैं, जैसे कि एंथर हो गया, फिलामेंट हो गए, तो इसको स्टेमन बोलते हैं। सपल्स ये होता है फ्लावर लास्ट में, और जो स्टेमन होता है इसको रेसिप्टल्स बोलते हैं, ठीक। ये आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया ना। एविस्टेशन क्या होता है, अब हम एविस्टेशन के बारे में देखें तो ये जो होता है एविस्टेशन आपका, ये एक अरेंजमेंट, जैसे कि सेपल और पेटल कैसे अरेंज होना है, किस फॉर्म में, किस तरह से उसका मतलब जो बनेगा, तो किस तरह से आगे चल के वो खिलेगा, तो उस पूरे प्रोसेस को एविस्टेशन हम प्रोसेस करते हैं, मतलब हम कहते हैं, ठीक। नाउ फ्रूट की हम बात करें, द फ्रूट इज स्ट्रक्चर फीचर फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूट इज अ मैच्योर रिपिंग ओवरी develop after fertilization. If a fruit is formed without fertilization, ovary is called parthenocarpic fruit. अगर फूड में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उसको हम पार्थिनोकार्पिक बोलते हैं। जैसे कि पार्थिनोकार्पिक में आपका ये जो एप्पल है ना, ये पार्थिनोकार्पिक आपका हो गया। फिर ये जो आपका अनानास जिसको हम बोलते हैं ये भी पार्थिनोकार्पिक हो गया। कि इसमें क्या है, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती ऑटोमेटिकली, मतलब ये बिना फर्टिलाइजेशन के आपके बन जाता है। जबकि आपका जो मैंगो हुआ, आपका जो ये कोकोनट है, ये सब क्या है, दे नीड फर्टिलाइजेशन, ठीक, इनको फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए ये पार्थिनोकार्पिक नहीं है। नाउ सीड्स आर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सीड्स जो है वो ओव्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के रूप में के बाद। अब हम प्रोसेस पढ़ते हैं कि आखिर फोटोसिंथेसिस होती कैसे है। तो आप ये देखो, आई होप इट इज़ विजिबल नो। तो फोटोसिंथेसिस देखो तो ये क्या होता है कि ये सनलाइट के ज़रिए
इसने सनलाइट के ज़रिए क्या किया, लिया, एनर्जी इसको मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वाटर इसको यहाँ से वाटर के ज़रिए इसको मिल रहा है अपना ये कार्बन, मतलब वाटर सनलाइट, ये सब फूड बनाने का काम करते हैं। ऑक्सीजन ये रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये लेता है प्लांट, ठीक है। तो जब ट्रांसपिरेशन किसको कहते हैं, इससे आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर एग्जिट लीव, जब ऑक्सीजन और वाटर वेपर पानी मतलब जो पौधे होते हैं लीव्स के जरिए बाहर आते हैं स्टोमेटा से, और वो वाटर को लूज करता है, ठीक है, लूज करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ओके, नाउ उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टीनी पोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड इस मतलब थोड़ी थोड़ी एयर्स के थोड़े थोड़े पोर्स से लिया जाता है, और वो जो होता है उस जो पोर्स से लिया जाता है वो सरफेस होता है जो लेता है वो जो जैसे कि स्टोमेटा है आपका, ठीक है, तो यहीं पे आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और यहीं से ऑक्सीजन निकलना भी होता है, CO2 आएगा और O2 निकलेगा बाहर, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। उसके बाद आपका जैसे कि स्टेम, रूट, ब्रांचेज सब में आना, सब पूरी प्रोसेस हैं आपके, ठीक है डियर। उसके बाद लीव हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, हम इसको आगे भी पढ़ चुके हैं कि जो ग्रीन पिगमेंट होता है लीव में उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। उसके बाद मेसोसेल्स क्या होते हैं, मेसोसेल्स वो होते हैं जिनको जो लार्ज अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं, जिनके पास होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एनर्जी फॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी होता है सनलाइट से लेके, और ये इसको स्टोर करके रखे रहते हैं, ओके। तो एनर्जी जो होता है कौन सी चीज़ों को सिंथेसाइज करने में काम आता है, कार्बोहाइड्रेट को किस तरह से उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है। फोटोसिंथेसिस नॉट जस्ट टेक प्लेस इन द लीफ, इतने आराम से नहीं होता, बट ऑल्सो अगर और भी पार्ट में, सिर्फ लीव में नहीं, कहने का मतलब है कि सिर्फ लीव में ही फोटोसिंथेसिस, और भी पार्ट जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, ब्रांच हो गया, अगर ग्रीन ब्रांच है, ग्रीन स्टेम्स है, तो इन सब में भी आपको जो होता है फोटोसिंथेसिस का वर्क प्ले होता है। उसके बाद ठीक है, नाउ डिफरेंट प्लाज्मिड इम्पैक्ट कलर ऑफ द लीव्स, किस तरह से कलर्स अगर लीव्स में है तो कैसे कलर्स होंगे, जैसे कि अगर आप देखो तो पिगमेंट के तौर पे अगर ग्रीन कलर का है तो वो क्या है, क्लोरोफिल प्लास्टिड है, येलो तो कैरोटीन फेलोनिड, ऑरेंज कैरोनोइड, ठीक है। उसके बाद रेड तो हम क्या बोलेंगे, एंथोसाइनाइड और कैरोनोइड, ओके। नाउ फैक्टर, वो चीज़ें जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करती हैं आपके, अफेक्ट करती हैं फोटोसिंथेसिस, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस तरह फैक्टर से फोटोसिंथेसिस आपका अकर होता है। तो वो लाइट है, क्योंकि आपको पता है कि अगर लाइट जिस हिसाब से मिलेगा उस तरह से फोटोसिंथेसिस होगा, उस तरह से फोटोसिंथेसिस का रोल प्ले होगा, लो रेट होगा हाई रेट होगा। तो ये पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, फैक्टर जो है आपका फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करता है, ओके ना। उसके बाद कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन कैसा होता है, ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, इस पर हम देखते हैं। तो 300 से 400 ppm होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के रोल में प्ले करता है, ओके। तो इसमें क्या है कि आपका जो है ये काफ़ी सारे कार्बन डाइऑक्साइड जो ये रोल प्ले करता है। उसके बाद देखेंगे आप टेम्परेचर, तो इसको कितना टेम्परेचर चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। फिर आप देखोगे टेम्परेचर कितना चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो आप देखोगे 25 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। नाउ एक्सेस वाटर लीड टू वाटर एस्टेस, अब वाटर कैसे चाहिए होगा, तो वाटर जो होता है स्टोमक के अंदर आता है और उसके बाद अपने हिसाब से जितनी उसके मेटाबॉलिज्म में चाहिए होती है, जितना मतलब उसको एनर्जी चाहिए होती है उस हिसाब से अपना वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो वाटर लोडिंग का भी काम करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से उसके पास वाटर मिलेगा, किस तरह से नहीं। अगर बहुत धूप है, बहुत गर्मी है तो उसको वाटर ज़्यादा चाहिए होगा, और ठंडी का मौसम है तो उसको वाटर कम चाहिए होगा ना। ये आपका ओवरऑल पूरा के पूरा अब आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी, एंड आप इसके बाद आप मुझे बता सकते हो आपको क्या डाउट है, देन आई एक्सप्लेन यू अगेन, ओके। थैंक यू।